तो उसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है। या 20 या 20 से अधिक व्यक्ति विदाउट पावर काम करते हैं तो भी उसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। यस, लेकिन अब ये चीज बदल गया है। अब कहता है यदि 20 या 20 से अधिक व्यक्ति पावर के साथ काम करते हो और 40 या 40 से अधिक व्यक्ति विदाउट पावर के साथ काम करते हो, तो अब उसे हम लोग फैक्ट्री करते हैं। मतलब दुगना कर दिया। और दुगना क्यों कर दिया? तो दुगना करने का सबसे मूल कारण ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10, 15, 20 आदमी को लगा करके काम कर रहा है, उसके लिए इतना कंप्लायंस हो जाएगा, इतना कंप्लायंस हो जाएगा कि फिर वो काम कर नहीं पाएगा। राइट? ने क्या किया, प्रोसीजर्स को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद अब बोला कि नहीं, थोड़ा इसमें रिबेट देने की जरूरत है, तो अब क्या कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। कहता है the new OSH code apply on factory having 20 or more worker and manufacturing process is being carried on with the aid of power। मतलब 20 आदमी यदि पावर के साथ काम कर रहा है और 40 और more workers where manufacturing process is being carried out on without the aid of power। मतलब 20 या 20 से अधिक व्यक्ति पावर के साथ या 40 या 40 से अधिक व्यक्ति विदाउट पावर काम करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे। क्लियर है ना? यस। तो आप याद रखिएगा, कोई पूछता है आपको कि फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो आपका जवाब सिंपल सा होना चाहिए कि यदि 20 या 20 से अधिक व्यक्ति पावर के साथ काम करते हो या 40 या 40 से अधिक व्यक्ति विदाउट पावर काम करते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे। राइट? तो ये बदलाव यहाँ पे किया गया है, जो मेजर बदलाव है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें हम लोग स्पेसिफिक हाईलाइट करेंगे किसको, कि क्या क्या पहले फैक्ट्री एक्ट में क्या था और अभी बदल के क्या हो गया है गवर्नमेंट का नियम। और ये जो कोड आया है ना, इससे सेफ्टी ऑफिसर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है? तो मैं, हाँ बोलिए ब्रजेश, कोई सवाल है? तो इसमें मेजर जो चेंजेस है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम दूसरा लाइन में सिंपल सा बात बोला है कि 13 जो क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग इससे पहले देखे 13 जो लॉ है उसको एक साथ मिला दिया गया है ताकि सुविधा रहे। कहता है तीसरा नंबर, द कोड डज नॉट अप्लाई टू offices of central government, state government and any ship of war or any nationality। देखिए, ये कोई सरकारी ऑफिस पे ऐसा कोई जगह पे अप्लाई वगैरह नहीं होगा, ये तो बात है ही। और ये कोड जो है में जो और जो बदलाव हुआ है वो किसमें हुआ है, हैजार्डियस प्रोसेस में, लिस्ट ऑफ मैटर्स में और ऑक्यूपेशनल डिजीज। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बदलाव है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दा पे आते हैं। तो कहता है की हाइलाइट्स में क्या है, मेन बदलाव क्या है, तो लेस बर्डन ऑफ द एम्प्लॉयर। जो कंपनी है उसके लोड कम हो गया। क्या लोड हो गया? 1 लाइसेंस एंड 1 रिटर्न। हालांकि आज भी अभी पुराने व्यवस्था ही लागू है, हर जगह लागू नहीं हुआ है। मतलब कि अब हमको पहले 20 रिटर्न भरना पड़ता था, अब क्या एक ही रिटर्न से काम अपना हो जाएगा। The workplace should be kept free from hazard that cause of likely to cause injury or occupational disease to the employee. Employees are required to conduct free annual health checkup for their employees। मतलब अब जो हम लोग काम करेंगे प्लांट में, हम लोग का फ्री में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। Employers are required to ensure the disposal of hazardous and toxic waste including e-waste। उनको hazardous and toxic और e-waste को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्पोज करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, जितने भी लोग काम करेंगे उनको कुछ ना कुछ अपने को लेटर देना पड़ेगा कि क्या है कैसा है, ऐसे नहीं कर सकते।
employee or contractor are responsible to provide welfare facility to interstate migrant workers. जो बाहर से वर्कर आएंगे उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलफेयर फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और employers to provide a safe working environment and try to cover the risk of unfortunate incident arising in the course of employment. ध्यान से देखिएगा, जो भी वर्कमैन काम करेंगे आपके प्लांट में उनके लिए सुरक्षित वातावरण आपको प्रोवाइड करना है, रिस्क फ्री हो, किसी भी प्रकार का इंसिडेंट दुर्घटना वाले कंडीशन न बने, ये आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये की हाईलाइट्स है। अब हम बात करेंगे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की, कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्या था, सेफ्टी ऑफिसर कैसे लगेंगे, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले था कि प्लांट में 1000 में एक सेफ्टी ऑफिसर लगते थे, मतलब किसी प्लांट में यदि 1000 वर्कर है तो एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, और यदि उससे कम है तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता था। तो क्या दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स वाज 1000 वर्कर्स, 1000 वर्कर में एक सेफ्टी ऑफिसर लगता था। और अब क्या हो गया है, नाउ अभी क्या बदला है कि 1000 वाला छोड़ दीजिए, अब हो गया है 500 वर्कर है तो एक सेफ्टी ऑफिसर लगेगा। पहला बदलाव, मतलब कि जहां एक लगते थे वहां 2 हो गए। 250 वर्कर्स इन ए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, 250, 250 वर्कर में अब एक सेफ्टी ऑफिसर लगने लगेंगे। कहां पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। हजार्डियस प्रोसेस है तो वहां पे भी 250 में, और 100 वर्कर यदि माइंस में है तो वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर लगेंगे। ये बदलाव हो गया है ना। तो अभी देख रहे हैं ना अपने कैसे फायदा हुआ है अपने आप को। तो इससे क्या है, अपने को तो फायदा हुआ ही है, लेकिन वर्क प्लेस को भी फायदा हुआ है ना। अब जैसे 1000 व्यक्ति को मॉनिटर करना एक व्यक्ति के लिए आसान काम तो है नहीं, तो अभी क्या है, क्रिटिकलिटी के आधार पे रिक्वायरमेंट को घटा दिया गया है, और ये जैसे ही ओएसएच कोड लागू होगा इमीडिएट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यस। तो अभी अपने लिए बेनिफिट वाली बात है कि रिक्वायरमेंट जो है सुधार हो गया है, तो ये लागू होते ही सेफ्टी ऑफिसर की संख्या बढ़ जाएगी। माइन मतलब जो खुदाई उदाई होता है ना, अंदर घुसते हैं मिट्टी में, हाँ, ये हमने अंदर घुसते हैं ना, कोल माइंस वगैरह जो होता है, जमीन के अंदर जो जाते हैं काम करने, या कोयला वगैरह निकलता है, तो ऐसे काम में 100 में ही एक। तो मतलब सीधी बात है, आप देख सकते हो कि ये हजार्डियस प्रोसेस देखो, हम लोग फैक्ट्री में देखेंगे ना तो उसमें हजार्डियस प्रोसेस का चर्चा है। कौन कौन से हजार्डियस प्रोसेस होते हैं, जैसे स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, हम बताएंगे 40 इंडस्ट्रीज का नाम दिया है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन से हजार्डियस प्रोसेस है, कौन कौन से। देखो अभी हम लोग इंडस्ट्रीज को देखेंगे ना, तो रेड कैटेगरी का इंडस्ट्रीज है, ऑरेंज कैटेगरी का है, ग्रीनफील्ड है, राइट। तो हजार्डियस प्रोसेस का नाम दिया है, कौन कौन से फैक्ट्री हजार्डियस प्रोसेस में आता है। आप समझ रहे हो ना कि कौन कौन सा फैक्ट्री हजार्डियस प्रोसेस में आता है। तो उसके लिए हम लोग को वहां पे यदि हजार्डियस प्रोसेस है तो 250 में एक आदमी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना भैया। यस, चलिए अब आगे देखते हैं वेलफेयर ऑफिसर कैंटीन और क्रेच के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए पहले क्या था,
पहले था कि अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर वाज 500 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। यदि 500 वर्कर आपके प्लांट में है तो आपको एक वेलफेयर ऑफिसर रखना पड़ता था। अब क्या हो गया, 250 वर्कर आपके प्लांट में रहेंगे तो एक वेलफेयर ऑफिसर रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ए वेलफेयर ऑफिसर इज मैंडेटरी फॉर 250 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, माइंस एंड प्लांटेशन। अब आपको क्या हुआ, चेंज हो गया। अभी क्या हो गया भैया, बदल गया। ये वेलफेयर ऑफिसर क्या होता है, वेलफेयर ऑफिसर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कैंटीन की व्यवस्था, लेबर कॉलोनी की व्यवस्था, उसके बाद से रेस्ट रूम की व्यवस्था, ये सबका देखरेख, वेलफेयर से संबंधित जो भी देखरेख है, उससे संबंधित कुछ भी है वो क्या करेगा, यस, कुछ देखिएगा उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ बदलाव है तो ठीक करेगा। राइट। उसके बाद है क्रेच फैसिलिटी वाज 30 फीमेल वर्कर्स एंड एम्प्लॉय। क्रेच क्या होता है, क्रेच मतलब कि जिस प्लांट में महिलाएं काम करती हैं, औरतें काम करती है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट रहता है कि उनको मतलब बच्चों को रखने के लिए एक रूम चाहिए जिसमें पूरा सुविधा होना चाहिए जो छोटे बच्चों को चाहिए, खिलौना, झूला, गैस, दूध गर्म करने का, रेस्ट करने का, फीडिंग करने का, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, टीवी उवी सब कुछ लगा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो पहले क्या था, 30 लेडी काम कर रही हो तो क्रेच चाहिए, अब क्या कर दिया गया है, 50 हो तब क्रेच चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रिबेट दिया गया है इंडस्ट्री कि अब थोड़ा इंडस्ट्रीज को यहाँ पे राहत मिलेगा। अगला, कैंटीन फैसिलिटी वाज 250 वर्कर्स। पहले क्या था कि 250 आदमी है तो आपको कैंटीन रखना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं रख सकते। अब क्या कर दिया गया, 100 ही वर्कर है तो आपको कैंटीन रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंप्लॉय को रिबेट दिया गया है। तो ये पहले से बदलाव ये हुआ है, अभी ऐसा रिक्वायरमेंट है। अब नो प्रोविजन फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। नाइट में क्या था, कोई लेडी को काम करने के लिए नहीं अवसर था, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। अब क्या हो गया, न्यू क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉई फॉर वर्किंग बियॉन्ड 7 PM टिल 6 AM, मतलब शाम को 7 बजे के बाद और 6 बजे के पहले तक सुबह में, मतलब नाइट में भी आप काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, विथ देयर कंसेंट एंड कंडीशन रिलेटिंग टू सेफ्टी, हॉलीडे, वर्किंग आवर्स। अब उसमें कंडीशन दिया है कि नाइट में आप लेडी को काम करवाते हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ कुछ दिया हुआ है। अब जैसे ऐसा नहीं कि आप हॉलीडे को किसी लेडी को अकेले प्लांट में बुलाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। जब मान लो लेडी काम करेगी तो उसके लिए लेडी सिक्योरिटी गार्ड भी आपको रखना पड़ेगा, मतलब वो उसका नंबर भी कुछ डिफाइन है कि 5-10 चाहिए, उसका लाइसेंस वगैरह भी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के साथ कम्युनिकेशन, ये सब होना चाहिए, मतलब उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें दिया हुआ है ना कि आप काम करवा सकते हो, लेकिन विथ देयर कंसेंट एंड कंडीशन, उसमें कुछ कंडीशन दिया है, उसको फुलफिल करोगे क्या, उनकी सेफ्टी, महिला की सेफ्टी। अब जैसे मान लो नाइट में हम लोग क्या लड़कियां काम करने आती है तो उसको घर से पिकअप करना और घर पे छोड़ना, ऐसा नहीं कि रात को छोड़ दिया तुम जाओ, कहाँ जाएगी, तो उसको घर से पिकअप करना और घर पे ले जाके छोड़ना, हॉलीडे में नहीं बुलाना, वर्किंग आवर का ध्यान रखना, जैसे 8 घंटे हो गया, नहीं 12 घंटा 15 घंटा काम करें, नहीं कर सकते ऐसा। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अब यस यस, हाँ, हॉलीडे, रविवार को हॉलीडे हम लोग नहीं कहते हैं, रविवार को हम लोग वीकली ऑफ कहेंगे। हॉलीडे का मतलब वो क्या बोलते हैं, दिवाली, छठ पूजा, ऐसा त्योहार आता है। हाँ, तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। तो काम करने के लिए अब ये हो गया कि महिलाओं को भी 24/7 कोई परेशानी नहीं है, प्रोविजन यहाँ पे दे दिया गया है।
और क्या है, रजिस्ट्रेशन वाज रिक्वायर्ड सेपरेटली अंडर ऑल द प्रोविजंस लेबर लॉ। पहले क्या था कि वर्कमैन रजिस्ट्रेशन जरूरी था लेबर लॉ के हिसाब से, अब क्या है, वन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी एस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर द कोड। अब ई रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। देखो, वेरियस रिटर्न्स टू बी फील्ड अंडर डिफरेंट एक्ट। पहले क्या था, बहुत सारे रिटर्न, अभी भी देखो भरी रहे, अभी तो लागू हुआ नहीं है, बहुत सारे रिटर्न, ये रिटर्न, वो रिटर्न, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, ये वो 25 रिटर्न। अब वन कंसोलिडेटेड रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फील्ड अंडर एज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं बोला ना, ईओडीबी में, ईओडीबी में एक ही रिटर्न से सब काम हो जाएगा आने वाले समय में। नो प्रोविजन एग्जिस्ट मैंडेटरी वेलफेयर फैसिलिटी टू इन माइग्रेंट वर्कर के लिए पहले कोई प्रोविजन नहीं था, अब माइग्रेंट वर्कर के लिए प्रोविजन आ गया है, उनके लिए प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। पेनल्टी, उसके बाद से है पेनल्टी एंड लेस, अपना फाइन की बात पहले उतना नहीं था, अभी क्या है, फाइन को जो है इम्पोज कर दिया गया है। आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो फाइन जो है आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। देखो, बात ये है ना, यहाँ पे जो ईओडीबी की बात है और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्ट्रेशन की बात बोलने लगा है, इससे क्या फायदा हुआ है? देखिए, आपको पता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर बोल रहे हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लूटपाट मचा हुआ है, सब कोई को पता है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। अभी क्या किया, जो मतलब अभी की जो सरकार है मौजूदा, जो भी हो, लेकिन एक दो चीजें बढ़िया की जो पसंद है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जितना भी रजिस्ट्रेशन है ना, जैसे मान लो आप सीजीडब्ल्यूए के लिए जाते हो, हजार्डस वेस्ट के लिए जाते हो, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जाते हो, फायर एनओसी के लिए जाते हो, सीटीओ के लिए जाते हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाते हो, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और 15 दिन के अंदर में उस गवर्नमेंट एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। टाइम देके रखा है, 15 दिन में उनको लिखना पड़ेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आप दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखते हैं तो उनके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये जो काम है जो 2020-19 में किया, 21 में किया है, ये बहुत अच्छा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया काम है। तो अभी हम लोग को क्या है, कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो 15 दिन में उनको उसका रिप्लाई करना पड़ता है, और हम लोग को भी जो काम वो लोग पूछता है, हमको भी 15 दिन में उनका जवाब देना पड़ता है। तो मतलब अब सरकारी कोई फाइल है वो दबा नहीं सकते, आप होल्ड नहीं कर सकते, आप छुपा नहीं सकते। जैसे पहले क्या होता था, आप कोई जाके हार्ड कॉपी में फाइल दिए, वो फाइल रखते बोला मिला ही नहीं था, रिटर्न दिए वो लेट मिला था, वो बहाना बना बना के मतलब पैसे की उगाही कैसे भी करना है। अब वो चीजें हो गई है क्लोज। अब क्या किया सरकार ने, बहुत बढ़िया प्रोविजन किया है कि अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन आइए, पोर्टल पे जाके भरिए, और पोर्टल पे भरने के बाद समय पे आपको उधर से जवाब मिलेगा, 15 दिन में मिलना है, और नहीं देंगे तो उनके ऊपर से कार्रवाई हो जाएगी। तो लोग 15 दिन में या तो लिखेंगे कि ये पेपर दे दो, और नहीं तो ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा एक काम हो गया है, जिससे थोड़ा लगाम लगा है। मतलब आपका भले ठीक है, बीच में पैसे के लिए परेशान करने लगते हैं कि दो नहीं तो होगा नहीं, लेकिन नहीं भी दोगे तो उनको मजबूरी हो जाता है कि जवाब लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने सब कुछ सही एप्लीकेशन दिया है, तो कैसे वो काट सकते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब 15वां दिन उनको करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीजें एक बहुत अच्छा बदलाव है, अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए, अब जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है आप थोड़ा एक बार देखिए। पहले क्या था, फैक्ट्री एक्ट में, आप फैक्ट्री एक्ट का बुक पोर्टल पे अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। शेड्यूल 1 में था लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डियस प्रोसेस। कोई छात्र पूछ रहा था ना कि हैजार्डियस प्रोसेस क्या है, तो जैसे इंडस्ट्रीज है ना, जैसे मान लीजिए आपका सीमेंट प्लांट है, वाटर प्लांट है, स्टील प्लांट है, पेपर मिल है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, उसमें लिस्ट दे दिया कि ये 29 फैक्ट्री हैजार्डियस प्रोसेस में आता है, मतलब खतरनाक ऑपरेशन में आता है। अब कितना हो गया है, 40। यस, जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज में भी जोड़ दिया गया है, तो यानी 11 इंडस्ट्रीज और जुड़ गए हैं जो हैजार्डियस प्रोसेस में आते हैं। तो कुल मिला के कितने इंडस्ट्रीज हो गए अभी, 40। पहले कितने थे, 19।
तो ये शेड्यूल 1 में बदलाव हुआ है। दूसरा शेड्यूल 2 में था परमिशिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क इन्वायरमेंट। हम लोग बात कर रहे थे ना, किसी ने प्रश्न पूछा था टीएलवी का, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू का। तो ये 116 केमिकल के नाम थे यहाँ पे, जिसका लिमिट दे रखा था, टीएलवी दे रखा था, इतना इतना इसका लिमिट रहेगा, इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत है। शेड्यूल 2 में अब क्या हुआ, अब ये पूरा व्यवस्था ही चेंज कर दिया। अब क्या हो गया, इसके जगह पे जो एक्सपोजर लिमिट था उसको किस में बदल दिया गया है, मेटर्स में। अब क्या हो गया है, मेटर्स। अब लिस्ट ऑफ मेटर्स 73 मेटर्स का जिक्र किया गया है। और मेटर्स में अब देखो क्यों मेटर्स लाया गया, क्यों इसको हटाया गया, इसको समझ लीजिए आप। मेटर्स इसलिए लाया गया कि पहले सिर्फ और सिर्फ केमिकल का ही चर्चा था उसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर हैजार्ड्स का चर्चा नहीं था। लेकिन अब होगा। तो 73 मेटर्स है, इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एनी अदर हैजार्ड्स, इन सब की भी चर्चाएं की गई। बात समझ में आ रही है ना। तो जो परमिसेबल लिमिट था, यानी जो केमिकल का जो लिमिट था उसको अब चेंज करके अब इसका नाम बदल गया और ये हो गया लिस्ट ऑफ मेटर्स, वो है 73। और इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर से जुड़ गए, केमिकल तो था ही। और शेड्यूल 3 जो है, इसमें डिजीज की बात है कि फैक्ट्री में कौन सी बीमारियां होती है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जो था वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। राइट, ये आपके सामने है। आगे है, अब देखिए असाइनमेंट हम आपको एक दे रहे हैं, हालांकि अब तो बता चुके सब कुछ। आपके पास फैक्ट्री एक्ट भी अपने वेबसाइट पे डाउनलोड कर लो और ओएसएच कोड भी है, ले लो। आप इसमें देखो कंपेयर बोथ शेड्यूल, दोनों को शेड्यूल को चेक करो आपके सामने, हालांकि मैं बता ही दिया। शेड्यूल को चेक करिए क्या बदला है और व्हाई शेड्यूल 2 हैज बीन चेंज। शेड्यूल 2 क्यों चेंज हुआ, क्यों बदला गया, व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रेच, व्हाट इज न्यू लॉ अबाउट ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए क्या नया नियम आया है। ये 4 प्रश्न है, इसका जवाब आप लिख के लिए लिख लीजिए। राइट, दोनों एक्ट में क्या बदलाव हुआ कंपेयर कीजिए। शेड्यूल 2 को क्यों मेटर्स में कन्वर्ट किया गया, क्रेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और ट्रांसजेंडर के लिए क्या नया आया है। ये आपको चारों प्रश्नों का जवाब पढ़ के लेके आइएगा, ठीक है भैया। नहीं, पहला प्रश्न जो पूछता है ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला बोल रहा है कि दोनों में कंपेयर कीजिए कि फैक्ट्री एक्ट में और ओएसएच कोड में क्या बदलाव हुआ है, कंपेयर, पहला क्वेश्चन है बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई शेड्यूल 2 हैज बीन चेंज, शेड्यूल 2 को क्यों चेंज किया गया, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस के बारे में दिया था क्यों चेंज किया गया, मेटर्स में क्यों लाया गया। तीसरा सवाल है व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रेज, क्रेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नया बदला है, पहले क्या था अब क्या है। और न्यू लॉ अबाउट ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए क्या नया नियम है। समझ रहे हो ना। अभी तो क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, इतना ये सबका जवाब तो पढ़ा दिए हम आपको। अभी तो क्या क्या और प्लस में पीडीएफ आपके वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर लो। हम दोनों में अंतर बता दिए, क्यों शेड्यूल चेंज हुआ। तब आपको बताया ना कि पहले सिर्फ केमिकल है, था अभी फिजिकल, बायोलॉजिकल सबको कंसीडर कर लिया। क्रेज में क्या बदला, तो अभी तो आपने देखा ना कि पहले 30 महिलाओं पे लगता था, 50 पे लग रहा है, जवाब भी दे दिया मैंने आपको। ट्रांसजेंडर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पढ़ लो, ये तो सब बता दिया ना पहले आपको। तो आप इसको पढ़िए, राइट, और इसका जवाब ढूंढिए। देखो मैं पढ़ने को इसलिए बोलता हूँ ना कि जब पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, इसलिए आप इसको पढ़िए, तब आनंद आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए, कहता है नीचे, ड्राफ्ट रूल हैव बीन प्री पब्लिश्ड बाय 18 स्टेट, 18 स्टेट ने इसका ड्राफ्ट लिख चुका है।
जिसमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूटी। यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन लोगों ने लिख चुका है ड्राफ्ट। Which state have been issue gazette notification? किस स्टेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया? एक ही स्टेट ने। कौन किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने लागू कर लिया है अपने राज्य में, राइट। आप देख सकते हो, ये आपके सामने टास्क है, आप इसको करके आइए। अब हम आपको यहां से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब हमने बहुत कुछ बता दिया। ये कब आया, कैसा है, आपको मैं बता देता हूं। एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो कहता है कि the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2019 was introduced in Lok Sabha on July 23, 2019. लोकसभा में इस बिल को 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया। Following this, it was referred to the Standing Committee on Labor and Employment. On October 9, 2019, the Standing Committee submitted its report. The committee considered and adopted the report at this sitting held on 7 फरवरी 2020। जो बैठक हुई 7 फरवरी 2020, सिटिंग हेल्ड ऑन 7 फरवरी 2020 को बैठक हुई और उसमें अपना रिपोर्ट उसने लगा दिया। फॉलोइंग दिस द एबव बिल ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड, राइट। कब बिल गया पार्लियामेंट में? 28 सितंबर 2020। उसके बाद इस कोड को पास कर दिया गया और 13 एक्ट को एक साथ मिला दिया गया। राज्य सरकार को भेज दिया गया है कि भैया आप इसको अब रूल में ले आइए। तो ये नोटिफिकेशन दिया जा चुका है। 4 प्रश्न यहाँ पे बन गए। 23 जुलाई को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में। 9 अक्टूबर को स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। स्टैंडिंग कमेटी ने 7 फरवरी 2020 को अपना रिपोर्ट लगाई और 28 सितंबर 2020 को ये बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास साइन हो गया। यही है ना? ये बिल हो गया है पास। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, इस बिल का? क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, सिंपल सा बात है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत दिनों से कुछ बातें हो नहीं रही थी। सरकार की तरफ से चल रहा है, तो अभी इस पे फोकस तो आया है। इसको लेके आया है, ओएचएस कोड को लागू किया है और फोकस किस पे है? इस पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स इन ओएचएस एंड वर्किंग कंडीशन। व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा पे यहाँ पे बातचीत ज्यादातर फोकस किया गया है और उस पे काम भी हो रहा है। और स्टेट अभी रूल बनाएगा और वो रूल लागू हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है कि फैसिलिटी टू आइडेंटिफाई सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज 1। एक क्वेश्चन बन रहा है। आर द 13 लेबर वाज Are the 13 labor law was merged or integrate in the new OHS and working condition code? ये बताइए कि जो 13 नियम है वो वर्किंग कंडीशन कोड में मर्ज हुए हैं कि नहीं हुए? यस और नो? यस, 13 मर्ज हुए हैं। मर्ज वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? मर्ज और इंटीग्रेट मिला दिया गया है, राइट। यही 13 लॉ है ना जो ऊपर हम लोग बात किए। इन 13 को एक साथ मिला दिया गया है, बात कर चुके हम लोग। अब द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को 2020। अब यहां पे देखिए, वे ahead from act to implementation। अब यहाँ पे देखिए, इस कोड को लागू करना, प्लांट पे इसको इंप्लीमेंट करना, इसको लागू करना, ये राज्य सरकार जैसे इसको ये करेगी, ये पूरा हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा और राज्य सरकार को जल्दी इस पे काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बिल ऑलरेडी 3 साल हो गए इसको पास हुए। तो ढीला ढाला व्यवस्था है, वहां भी ये जल्दी आएगा और जल्दी जैसे आएगा तो इमीडिएटली अपने को बेनिफिट मिलने वाला है कि अपने लिए अवसर सेफ्टी के लिए बढ़ जाएगा और वर्कर के लिए सबसे बढ़िया फायदा ये है कि जब ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी का
रिसोर्स प्रोविजन रहेगा तो वहां पे नुकसान उनका कम से कम होगा, उनको देख रेख करने वाले लोग ज्यादा रहेगा, राइट। तो ये चीजें वहां पे बदलेगी, है ना। अब देखेंगे आगे की डिफिनेशन अंडर द कोड। ये पहले भी जो था ना, लगभग बहुत सारे परिभाषा जो है सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एडल्ट, तो एडल्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो लोग 18 साल पार कर चुके हैं वो क्या है, एडल्ट। यहाँ पर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोर एक्टिविटी ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट मीन एनी एक्टिविटी फॉर विच द एस्टेब्लिशमेंट इज सेट अप एंड इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी विच इज essential or necessary to such activity। कोर एक्टिविटी क्या होता है? कोर एक्टिविटी सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं कि आप ब्रिटानिया की नाम लो तो उसका कोर एक्टिविटी क्या है? बिस्किट बनाना, सीधा सा बात है, मेन उसका यही है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को बात करो तो कंज्यूमर आइटम ज्यादा बनाता है, तो अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना अपना एक्टिविटी कवर करता है जो उसका एसेंशियल है, मेन एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी हो सकता है। और हम बात करेंगे आगे। अब एम्प्लॉय कौन होता है? तो एम्प्लॉय देखो फैक्ट्री एक्ट में जो डिफिनीशन था ना, ये सूरज ने कोई प्रश्न किया है कि नर्सरी वेयर बेबीज आर यंग चिल्ड्रन, ठीक है, यस, बढ़िया है, बोला है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कौन होता है और वर्कर कौन होता है। तो एम्प्लॉय में आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति प्लांट में जो इंगेज्ड है, जो वेजेज ले रहा है, चाहे स्किल है, सेमी स्किल है, अनस्किल है, मैनुअल ऑपरेशन, सुपरवाइजर या कोई भी ऐसा काम कर रहा है, उसको हम लोग एम्प्लॉय में कंसीडर कर रहे हैं। और वर्कर मीन एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी मैनुअल स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे एम्प्लॉय और वर्कर में क्या डिफिनेशन है, थोड़ा सा आप एक करके लाएंगे, कल होमवर्क रहेगा करके। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और ये थोड़ा आप अंतर पढ़ के आएंगे, क्या अंतर है दोनों में, थोड़ा सा जो बदलाव किया है ना, क्या बदलाव किया है, थोड़ा सा आप इसको एक बार कंसीडर कीजिएगा और अपने से थोड़ा चेंज करके लाइएगा, क्या इसमें है। और यहाँ पे एम्प्लॉय का परिभाषा है और यहाँ पे वर्कर का परिभाषा है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, आप इसको थोड़ा एक बार पढ़िए, ठीक है भैया। काम करवाने वाला एम्प्लॉय होता है, करने वाले वर्कर, अंतर दिख जाएगा। अब आइए एम्प्लॉयर कौन होता है। तो एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो, नौकरी देगा। समझने के लिए हम बात करें तो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का ओनर, जो कंपनी को चलाता है, कंपनी को ऑपरेट करता है। लेकिन ओनर और मालिक जैसे वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं होते हैं लीगल में। तो एम्प्लॉयर मतलब जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है, उस कंपनी से संबंधित कुछ भी समस्या होता है तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, वो हो गया आपका एम्प्लॉयर। भी ऐसा होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है और उसको आंसर करना पड़ेगा, राइट। तो एम्प्लॉयर्स मींस ए पर्सन हु एम्प्लॉय वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन or on his behalf or on behalf of any person, one or more employee in his establishment and where the establishment is carried on by any department of the central government or the state government. The authority specified by the head of such department in his behalf of where no authority is so specified, the head of the department in relation to an establishment carried out by a local authority, the chief executive of the authority। सिंपल सी बात है, जब एम्प्लॉयर की बात होती है तो जो व्यक्ति अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी ऐसा मिसहैप या प्रॉफिट या लॉस कुछ भी ऐसा होता है तो जो उसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर। फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो फैक्ट्री का परिभाषा हम लोग अभी देख चुके कि 20 या 20 से ज्यादा वर्कर पावर के साथ या 40 या 40 से ज्यादा वर्कर विदाउट पावर काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं, राइट। ये दो चीजें अपने लिए फैक्ट्री के लिए लागू है। पहला में देख लीजिए 20 या 20 से ज्यादा वर्कर विद एडिंग पावर, और दूसरा में 40 या 40 से ज्यादा वर्कर विदाउट एडिंग पावर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस।
अब कहता है हाउ मेनी प्रोसेस आर डिफाइंड इन हैजार्डियस प्रोसेस अंडर द शेड्यूल 1 इन द फैक्ट्री एक्ट 1948। अब ये बताइए हैजार्डियस प्रोसेस फैक्ट्री एक्ट में पहले कितना था शेड्यूल 1 में? हाउ मेनी प्रोसेसेस आर डिफाइंड as hazardous process under the schedule 1 of the factory act 1948। अभी तो बताए कितना था? 29 29 था सर। 29 कितना हो गया? 29 वेरी गुड। अभी सर 11 बढ़ा दिया। हो गया पहले 29 था। देखो बीच बीच में भैया प्रश्न है, तो पहले 29 था और अभी कितना हो गया है? 40। और मैं से पूछा थोड़ा बैक आ जाता हूँ, मैं कहीं विदेश से प्रश्न नहीं लाया हूँ, ये प्रश्न पूछो एक नंबर कि पहले कितना था हैजार्डियस प्रोसेस 29, अभी कितना हो गया है? 40 हो गया सर। 40 पहले पढ़ा हमने आपसे कर लो। हैजार्डियस प्रोसेस क्या है? तो हैजार्डियस प्रोसेस सिंपल सा बात है, जो शेड्यूल 1 में डिफाइन है वो हैजार्डियस प्रोसेस है। और कितना है? तो पहले था 20 और अब कितना हो गया है? 40। यस। हैजार्डियस प्रोसेस कौन होगा कौन नहीं होगा मान नहीं लगाना है, हम सीधा सीधा शेड्यूल 1 पढ़ लेंगे और शेड्यूल 1 में जो लिखा हुआ है वही है हैजार्डियस प्रोसेस। मैं तो नहीं जानता। अब की डिफिनिशंस अंडर द कोड, कुछ की डिफिनिशंस है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? राइट। तो यहां से हम लोग आज यहीं पे विराम लगाते हैं और यहां से कल से हम लोग जितना बताया गया इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो।